इस सड़ी सी गर्मी में दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा तो आलू बुखारा बन गया। अब मुझे तो इस भारी लहंगे में हाई वोल्टेज जितनी गर्मी लग रही है। मेरा तो पूरा शरीर पसीने के मारे चिपचिप कर रहा है। पता नहीं सासू माँ आरती की थाली लाने गई हैं या हवन कर रही हैं। गर्मी से परेशान तीनों बहू की बड़बड़ चालू थी। तभी शोभा आरती की थाली लाकर स्वागत करवाती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम तीनों का खूब स्वागत है। तीनों एक साथ गृह प्रवेश करके एक कमरे वाले ससुराल में कदम रखती हैं। सासू माँ, हमारे दहेज का सामान भी साथ है, आप हमें हमारे कमरे बता दीजिए ताकि हम अपना सामान सेट कर लें। अरे बहुओं, जब मैंने तुम तीनों को दहेज लाने के लिए मना किया था तो क्या जरूरत थी लाने की? माँ जी ज्यादा कुछ नहीं है, बस मोटा मोटा सामान है, बेड, ड्रेसिंग टेबल और एक कूलर, गर्मी में ठंडी हवा खाने के लिए। इतना सब कुछ क्या अपने माथे पर रखोगी? मेरी मूर्ख चंद बहुओं, एक कमरे का ससुराल है तुम्हारा जिसमें तुम तीनों को रहन सहन करना है, इसलिए दहेज वापस भिजवा दो। जैसे ही सास तीनों बहू को एक कमरे में रहने का ऐलान जारी करती हैं, तीनों मुंह फुलाकर कमरे में आती हैं। कमरे के अंदर घमस और भभका मचा होने के चलते तीनों भड़क जाती हैं। हे भगवान, ये कमरा तो भट्टी जितना गर्म है, ऊपर से पंखा भी मरा मरा सा चल रहा है। इतनी गर्मी में तो नींद आने से रही। मुझे तो अपने पतियों पर खुंदक चढ़ रही है। उन्होंने हमें झूठ बोलकर झांसे में रखा कि उनका अपना मकान है। मैंने तो कितने ख्वाब सजाए थे कि मेरे सुहागरात का बेडरूम फूल और मोमबत्तियों से सजा धजा होगा, अच्छा सा बेड लगा होगा, मैं अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। सच में हम तीनों के साथ तो सीन हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। गर्मी से बेहाल बड़बड़ाते हुए तीनों कमरे में अपना बिस्तर कर लेती हैं। तभी तीनों के पति भीगी बिल्ली की तरह शक्ल बनाकर एंट्री मारते हैं। तभी तीसरी बहू अंजलि तिल मिलाकर तकिया फेंक कर मारती है। आई मम्मी, अंजलि तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। मेरे प्यारे पति देव, मैं इस एक कमरे के अंदर दोनों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। हाँ, तुम भी कोई हूर की परी नहीं लग रही हो जो हम तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी जा रही हैं। भैया, लुगाइयों ने तो कमरे को चिड़ियाघर बना दिया, कुछ करना पड़ेगा। प्रेम इधर उधर देखकर जुगाड़ लगाता है। आप तीनों प्लीज झगड़ा मत कीजिए, मैं बीच में पर्दा डाल देता हूँ, सबकी दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रेम प्रदीप कमरे में पर्दा लगा देते हैं। कुछ देर बाद ये बल्ब कमरे के अंदर और ज्यादा गर्माहट पैदा कर रही है। 100 वोल्ट का है, मैं बत्ती बुझा देता हूँ। जेठ जीतू बत्ती बुझा देता है। तीनों बहू बेटे अपने अपने पर्दे में चले जाते हैं। तभी प्रदीप अंजलि रोमांटिक होते हुए, बेबी बत्ती गुल हो गई, चलो कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। यू नॉटी। तभी दूसरे पर्दे के पार से प्रेम का पैर उसके बड़े भाई से टकराता है। अरे निशा, ये तुम्हारा सॉफ्ट पैर इतने हार्ड से कैसे हो गया? प्रेम जी, मेरे पैर तो इधर हैं। तभी कमरे की दीवार कच्ची होने के चलते दीवार की कील उखड़ जाती है, पर्दा टूटकर गिर जाता है, जिससे तीनों बहू बेटे शर्म से पानी पानी होकर एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं। सुबह होते सास कुंडी खड़काना चालू कर देती है। नहीं बहू, ओ नहीं बहुओं, चलो चलो जल्दी से उठ जाओ। हे भगवान, एक तो सारी रात इस कमरे में नींद नहीं आई और थोड़ी सी नींद आई थी तो सासू माँ को चैन नहीं, कचर कचर चालू कर दिया। पसीने से तर निशा नींद में बुदबुदाते हुए मुंह पर तकिया रखकर सो जाती है। तभी सास आ जाती है और कमरे के अंदर तीनों बेटे बहू को बिच्छम बिच्छे में सोते देखकर सास बड़बड़ चालू कर देती है। राम राम राम, अरे तुम तीनों लुगाई क्या सारी लाज शर्म धोकर पी गई हो? चलो जल्दी से साफ सफाई निपटाओ, फिर चूल्हा पूजन भी करना है। जी माँ जी। तभी पूजा झल्लाकर झाड़ू उठाकर कमरा साफ करने लगती है। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई इस एक कमरे के ससुराल की बहू बनकर। हाँ हाँ, सारा दुखड़ा तो तुम अकेली झेल रही हो। कमरे की आधे से ज्यादा जगह में तो खुद फैलकर सो गई थी तुम और मुझको दीवार में चिपका दिया था। देखो देवरानी जी, पहले ही मेरे दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तुम मेरा भेजा फ्राई मत करो, झाड़ू लगाने दो, तुम जाकर बर्तन मांज लो। मजली बहू पूजा की बात पर अंजलि लड़ पड़ती है। वाह जी वाह, तुम बड़ी चालाक हो। तुम यहाँ कमरे में ठंडक में झाड़ू लगाओगी और हम कड़क धूप में जाकर बर्तन घिसे। हम क्या तुमको कांताबाई दिखाई दे रही हैं? तीनों बहू की किचकिच बाजी सुनकर उनके पति उठ जाते हैं और घरेलू काम सुलटा कर सास के पास हाजिर हो जाते हैं। माँ जी, हमें रसोई दिखा दीजिए ताकि हम खाना बना ले। लो जी, इसे कहते हैं बगल में चोरा शहर में ढिंडोरा। अरे रसोई तो तुम्हारे कमरे के अंदर ही बना हुआ है, देखा नहीं था? चलो आओ मैं दिखाती हूँ। तीनों शोभा के पीछे पीछे कमरे में आती हैं, जहां कोने में एक मिट्टी का चूल्हा, सिलबट्टा, मसाले के डिब्बे और बर्तन रखे हुए थे। तभी अंजलि आपत्ति जताते हुए, माँ जी, बाहर वाले हिस्से में तो कितनी खुली जगह है, रसोई वहाँ बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं बहुओं, रसोई हमेशा भंडार कोने में होनी चाहिए, इससे बरकत। और भंडार कोना
तुम्हारे कमरे में पड़ता है, तभी तो शुरू से ही रसोई यही है। अच्छा तुम फटाफट से सब्जी पूरी, सूजी का हलवा वगैरह बना लो। जी माँ जी। बेचारी तीनों बहुएं एक कमरे के अंदर ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में खाना बनाना चालू कर देती हैं। जहां गर्मी का तापमान ज्यादा होने के चलते चिलचिलाती धूप छाई थी, वहीं पसीने पसीने होकर पूजा सिलवट्टे पर मसाला पीस रही थी। कितनी घमासान गर्मी हो रही है, ऊपर से मसाला पीसने का मिक्सर भी नहीं है। इतनी गर्मी में खाना पकाने में मेरा तो पारा हाई हो रहा है। खाना बनाने में तीनों बेचारी पसीने में नहा जाती हैं और सास ससुर पति को परोसती हैं। लाओ भाई लाओ, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया और दमदार आ रही है, खाने में मजा आ जाएगा। अजी आप तीनों भाई लोग कमरे में एक एग्जॉस्ट फैन लगवा दीजिए ताकि गर्म हवा पास हो सके। तभी सास बीच में रोक टोक करते हुए, अरे बहुओं, बेफिजूल का खर्चा करवाना जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं है एग्जॉस्ट फैन लगवाने की। कमरे के अंदर की खिड़की खोलकर रखो, रूम अपने आप एसी जितना ठंडा हो जाएगा। सास की बात पर तीनों चुप हो जाती हैं और सारा काम खत्म करके कमरे में आती हैं। बाप रे, आज इस एक कमरे के अंदर तो आग बरस रही है। खिड़की खोल देती हूँ, थोड़ी ठंडी हवा आएगी। निशा जैसे ही कमरे की खिड़की खोलती है तो गरम गरम लू कमरे में घुसने लगती है, जिसके चलते पूजा अंजलि खिटपिट करने लगती हैं। अरे खाना खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या निशा, जो खुद भी गरम गरम लू खा रही हो और हमें भी खिला रही हो? बंद करो खिड़की। नहीं करूंगी। कमरे के अंदर कितनी घमस छाई हुई है, मुझे घबराहट हो रही है। हम तुम्हारी जेठानी हैं, समझी ना? जेठानी हो तो क्या देवरानी पर दम चलाओगी? इस कमरे पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है। तीनों के जोर जोर से झगड़ने की आवाज पड़ोसियों के घर तक पहुंच जाती है, जिस पर शीला मोहिनी खिल्ली उड़ाने लगती हैं। लो शीला बहन, शोभा की तीनों बहू के बीच में कमरे को लेकर फिर कलेश मच गया। अरे पूछो मत मोहिनी बहन, इनका तो दिन रात का ड्रामा हो गया। जब देखो मछली बाजार बनाए रहती है, हमारा तो सोना मुहाल हो गया है। पड़ोसन की ऐसी टिप्पणी सुनकर शोभा बौखलाते हुए तीनों के पास आती है। भगवान जी, तुम तीनों बहू क्या किसी दिन मेरे दिमाग की नस फाड़ कर ही दम लोगी? कितनी बार बोला है मिलजुल कर रहा करो, वहाँ पड़ोसने मजे ले रही हैं। तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं, मगर देखते देखते गर्मी का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे गर्मी खूब तहलका मचाती है। जिस बात बात पर तीनों के बीच में नोक-झोंक तकरार होती रहती है, जिससे वो अपने पति से भयंकर झगड़ा करती हैं। हाँ, मिल गया तुम्हें दुकान चलाने से टाइम। तुम खुद तो सारा दिन पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सुकून से रहते हो और यहाँ मैं गर्मी में उबलती रहती हूँ। अरे मेरी माँ, क्या हुआ? क्यों पति के आते ही राशन पानी लेकर चढ़ रही हो? देखो जी, तुम हमारे लिए अलग कमरा देख लो। मैं और इन झगड़ालू औरतों के साथ नहीं रहने वाली हूँ। हाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तुम तो बड़ी दूध की धुली हो, कुछ करती ही नहीं हो। अरे मैंने तुमसे थोड़ी सी जगह मांगी थी अपने कपड़े रखने के लिए। अगर तुम मुझे रस्सी पर कपड़े रखने देती तो आज मेरी नई साड़ी चूहे नहीं कुतरते। तीनों बहुएं इतना हल्ला गुल्ला मचाते हुए झगड़ती हैं, जिससे पड़ोसी बाहर निकल आते हैं। अरे थम जाओ कलेशनियों, क्यों तमाशा मचा रही हो? तुम तीनों के रोज रोज के कमरे को लेकर कलेश से मैं तो तंग आ गई हूँ। अगले दिन पड़ोसन शीला लड्डू बनाने आती है। और ये लो शोभा बहन, लड्डू खाओ। मेरी बहू उम्मीद से है बहुत जल्द मैं दादी बनूंगी। वैसे तुम्हारी तीनों बहू से किसी की कोई खुशखबरी है कि नहीं? शीला जानबूझकर टोंट मारती है। फिलहाल तो कुछ नहीं है शीला बहन, जल्दी हो जाएगा। मेरी मानो तो तुम पोता खिलाने का ख्वाब देखना तो छोड़ दो शोभा। तुमको लाज नहीं लगती? एक कमरे में ससुर जेठानी देवरानी सबको ठूस दिया है। कैसे रहन सहन करते होंगे, सोते बैठते होंगे। पड़ोसन को चुटकी लेते देखकर तीनों बहुएं भड़क जाती हैं। आंटी जी, ये हमारा निजी मामला है, आप दखलंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। ये लीजिए आपके लड्डू और जाइए। शोभा को उस दिन अपनी बहू की स्थिति का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने तीनों बेटों से सलाह मशवरा करती है और कुछ महीने में थोड़े पैसे जोड़कर वो 2 और कमरे बनवा लेती है, जिससे अब गर्मी के मौसम में तीनों बहू को एक कमरे के अंदर गुजारा नहीं करना पड़ता। उनके संबंध में आई खिटास भी मिट जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे बहू देख, बाहर कोई मांगने वाले आए हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो आपके नए समधी और समधन है। ये भूखे नंगे फिर आ गए, अब क्या चाहिए ने? उस दिन घर से जलील करके निकाला था, वो काफी नहीं था क्या? अरे आने दो, अपनी बेटी से मिलने आए होंगे, आप तो भूल जाओ पिछली बातों को। शोभना किसी की एक नहीं सुनती और अपनी गरीब बहू के मायके वालों को घर में आने से रोकते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। समधन जी, भले ही आप हमें घर में मत आने दीजिए, लेकिन एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलने दीजिए। अगर गलती से चंदा ने एक कदम भी घर से बाहर रखा तो इसे आप अपने साथ ही ले जाइएगा और आइंदा दोबारा किसी भी बहाने से मेरे दरवाजे पर आने की कोशिश भी की
तो यहाँ से चलकर नहीं जाएंगे आप दोनों? पास खड़ी चंदा अपनी सास की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गरीब घर से आई इस लड़की पर उसके ससुराल वाले इतना अत्याचार क्यों कर रहे थे? भला चंदा के ससुराल में उसके मायके वालों का आना क्यों मना था? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शोभना के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की काफी अच्छे घर में शादी हुई थी, जहां दहेज में उसे गाड़ी, पैसा, सामान सब कुछ मिला था। लेकिन शोभना के छोटे बेटे ने एक गरीब घर की लड़की से कुछ ही दिन पहले ब्याह रचाया था। अब तक तू इस लड़की को इसके घर छोड़कर नहीं आया? तुझे पता है ना ये एक ऐसे घर से आई है जहाँ इसके माता पिता एक वक्त के खाने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। अरे भाग्यवान, क्या हो गया अगर हमारे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली? मुझे प्रेम विवाह से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत है तो इस गरीब घर की बेटी से, जो हमारे घर की बहू तो क्या नौकरानी बनने लायक नहीं थी। माँ ने तेरे लिए न जाने कितने अच्छे रिश्ते देखे, लेकिन तुझे तो अपने परिवार की नाक कटवानी थी। देवर जी, आपने तो नाते रिश्तेदारों के सामने हमारी हैसियत ही गिरा दी है। मैंने चंदा से प्यार किया और इस प्यार को निभा रहा हूँ। इतना कहकर मोहन चंदा को उसके कमरे में ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और इधर चंदा के माता पिता एक रोज चंदा से मिलने आते हैं। अरे समधन जी, आइए आइए, अंदर आइए। अरे मोहन बेटा, देख तो जरा कौन आया है। अरे नमस्ते माँ जी, नमस्ते पिताजी, आइए आइए। तभी वहां चंदा भी आ जाती है और अपनी माँ को देख आंखों में आंसू लिए गले लगा लेती है। बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे देखे काफी समय हो गया था, तू तो आई नहीं तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं तुझसे मिलने। तू ठीक तो है ना बेटा? अरे इन भूखे नंगे लोगों को अंदर आने किसने दिया? ये बड़ी सी हवेली मैंने इन लोगों के लिए तो नहीं बनवाई है। वैसे मैंने आप लोगों को कहीं देखा है? अरे माँ, हमारा ये घर इन लोगों ने ही तो बनाया है, मजदूर हैं ये लोग। अब तक तो हमें पता ही था कि मोहन ने गरीब घर की लड़की से शादी की है, और अब पता चल रहा है घर को बनाने वाले मजदूर की बेटी उठा लाया है। वैसे अमीर लोगों को फंसाने का अच्छा तरीका सिखाया था आपने अपनी बेटी को। खैर कोई बात नहीं, हमारा बेटा तो अब हमारे वश में कहाँ। ऐसा मत कहिए, इस प्रेम विवाह के खिलाफ हम भी नहीं जा सके। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खैर छोड़िए, आपने अपनी बेटी से मिल लिया हो तो घर से निकलने का रास्ता सामने है। आइंदा से इस घर में कदम रखने से पहले अपनी हैसियत जरूर देख लेना। ये आप क्या कह रही है माँ? वो मेरे सास ससुर है। और मैं तेरी माँ, समझा तू? अभी के अभी इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कह दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम और दिवाकर इतना जलील होने के बाद सिर झुकाकर अपनी बेटी के ससुराल से निकल जाते हैं। लेकिन चंदा को अपने माता पिता को इस तरह जलील होता हुआ देख काफी दुख होता है। अच्छी खातिरदारी की है माँ जी आपने अपने नए समधी और समधन की। हाँ हाँ, काहे के समधन समधी। अरे माँ जी, आपके समधी और समधन से याद आया, कल मेरे मम्मी पापा घर आ रहे हैं। अरे बहू, तो तूने बताया क्यों नहीं? बहुत काम है, समधी और समधन के लिए गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ। अब अगले ही दिन मधु के माता पिता आते हैं, जिनके आने की खुशी में घर में तरह तरह की मिठाइयाँ मंगवाई जाती हैं, पकवान और खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं और उनके रहने के लिए गेस्ट रूम सजाया जाता है। अरे समधन जी, आप तो हमारे आने पर इतनी खातिरदारी करती हैं जैसे हम आपके बेटे को देखने आए हों। अरे अब तो ये हमारा दामाद बन चुका है। और हमारी बेटी का भी भाग्य कितना अच्छा है जो इस घर में उसकी शादी हुई है। जहां एक तरफ मोहन के सास ससुर के घर में आने पर पाबंदी थी, वहीं शंकर के सास ससुर की खातिरदारी ऐसे की जाती जैसे वो घर में पहली बार आए हो। ये सब चंदा और मोहन को बहुत दुखता है। देख रही हो ना चंदा, तुम किस तरह से भैया के सास ससुर की खातिरदारी की जा रही है। जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी का गुस्सा भी जायज है। हमने उनके खिलाफ जाकर शादी भी तो की है। चंदा अब किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। चंदा के ससुराल में चंदा के मायके वालों का आना तो मना ही था, लेकिन चंदा भी अपने मायके नहीं जा सकती थी। समय बीतता है और चंदा गर्भवती होती है। अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखेगी तो। माँ, मैं ये कह रहा था कि आप चंदा के माता पिता को यहाँ आने नहीं देंगी, तो क्या इस हालत में चंदा अपने मायके जा सकती है? अरे तो तू क्या चाहता है? उन भूखे नंगे लोगों के पास खुद के खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, वो इस आने वाले बच्चे को कुछ अच्छा खिलाएंगे? माँ, आप अगर चंदा को उसके मायके नहीं जाने देना चाहती तो कम से कम अच्छा तो बोल ही सकती हो ना। यह बातचीत चल ही रही होती है कि तभी नीलम और दिवाकर का आना होता है। वो अपने साथ बेटी की गोद भराई के लिए सामान लेकर आते हैं। बहू, बाहर जाकर देख जरा, कोई आवाज लगा रहा है, लगता है कोई मांगने वाला आया होगा। कोई मांगने वाला नहीं है माँ जी, आपके नए समधी और समधन जी दोबारा आए हैं।
शोभना इतना सुनते ही आग बबूला हो जाती है और चंदा के माता पिता को जलील करने लगती है। इतना जलील होने के बाद फिर से इसे घर में आने की हिम्मत तो देखो। और बहू, तू अपने भिखारी माँ बाप से कह दे दोबारा यहाँ ना आए। हम तो बस अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म के लिए आए थे। अरे गोद भराई तो हम बड़ी धूमधाम से कर देंगे, लेकिन तुम्हारा लाया हुआ ये 2 कौड़ी का सामान हमें स्वीकार नहीं। माँ जी वो चले जाएंगे, आप उनके लिए ऐसा तो मत कहिए। चंदा को इस बात भी काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिनकर और शोभना अपना नया घर देखने जाते हैं जिस पर काम चल रहा था। अजी सुनिए, ये घर तो हमारी समधन जी का है। देखिए गाड़ी में से वही बाहर निकल रही है ना। अरे हाँ, देखो यहाँ बिना बात तमाशा हो, तुम अपने मुंह पर कपड़ा बांध लो। मैं भी अपने मुंह को ढक लेता हूँ, वरना ये काम भी जाएगा और हमें जलालत भी सहनी पड़ेगी। दिनकर शोभना को छोड़कर किसी काम से चला जाता है। इधर शोभना अपने बनते हुए घर को घूम घूम कर देख रही होती है, लेकिन तभी शोभना कच्ची सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करती है और वो कई सीढ़ियों से नीचे सीधे गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे जल्दी आइए, समधन जी गिर गई हैं और उनके सर से खून बह रहा है, उन्हें होश भी नहीं है। अब दिवाकर जल्दी से पास से ऑटो लाता है और शोभना को अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ कई घंटे के बाद शोभना को होश आता है। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस गिरने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप जो घर देखने गई थी वहीं आप बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद आपको आपके समधी और समधन ने यहाँ भर्ती करवाया, वरना आपकी जान जा सकती थी। क्या? मेरे समधी और समधन? शंकर, कहाँ है तेरे सास ससुर? बुलाओ उन्हें। शोभना बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे के सास ससुर को बुलाती है, लेकिन वहां पहुंचते हैं मोहन के सास ससुर, जिसे देखकर शोभना हैरान हो जाती है। ये वाले समधी समधन ने आपकी जान बचाई है, जो वहां काम कर रहे थे, मजदूरी का काम। शोभना जब इतना सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसे एहसास होता है कि कल तक जिसे वो भूखा, नंगा, भिखारी, गरीब, न जाने क्या क्या कहती थी, आज उन्हीं मजदूर, गरीब, समधी और समधन ने उसकी जान बचाई, वरना शोभना आज जिंदा नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा है, उसका ही नतीजा है ये। अरे नहीं नहीं समधन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हमें तो भगवान ने ही गरीब बनाया। शोभना को अपनी गलती का एहसास था और उस दिन के बाद जब भी चंदा के गरीब माता पिता चंदा के ससुराल आते तो उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी की जाने लगी थी।